हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका पहला पार्ट ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ेंगे। अगर थोड़ा सिलेबस पे नज़र डालें तो इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 4 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS में काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स, हिप्नोटिक्स, सेडेटिव्स, एंटी कॉन्वल्जेंट ड्रग्स, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी साइकोटिक्स, नूट्रोपिक्स एंड सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि देखो, जो भी चैप्टर है सबका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब आपका समझ लो कि ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन का मेन पॉइंट ऑफ व्यू ही यही होता है ना, पूछने का सबसे मेन एरिया है कि बताओ भाई जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, डेफिनेशन कुछ तो पता होना चाहिए, एग्जाम्पल कुछ, हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, सेडेटिव्स क्या होते हैं, एंटी कॉन्वल्जेंट्स क्या होते हैं, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स क्या होता है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स क्या होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, नूट्रोपिक एजेंट्स क्या होते हैं, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला तो सवाल आपका यही बनता है, ठीक है। एंड देखो भाई, ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इस तरीके का टॉपिक कोलॉजी में पढ़ना है अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन आपके डिप्लोमा लेवल पे एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है ये भी तो देखो। फुद्दू सा क्वेश्चन आता है कि भाई हिप्नोटिक और सेडेटिव में अंतर बताओ, तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन कवर होते हैं। इसलिए एक एक टॉपिक को आपको कम से कम उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल जरूर पता होना चाहिए। खैर, आपको पढ़ना है डेफिनेशन हर एक ड्रग्स का, क्लासिफिकेशन हर एक कैटेगरी का, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग खैर जनरल एनेस्थेटिक्स पहला टॉपिक है, तो हम लोग शुरू करेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स को शुरू करते हैं। लेकिन जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद दिलाना होगा मुझे कि मैंने इससे पहले ड्रग्स एक्टिंग ऑन PNS वाले चैप्टर में लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ाया था। तो देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अंतर है। लोकल एनेस्थेटिक्स को हम लोग पढ़ते हैं किसमें? ड्रग्स एक्टिंग ऑन PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जबकि जनरल एनेस्थेटिक्स को पढ़ते हैं हम लोग किसमें? ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS। यानी यहीं पे समझो कि लोकल एनेस्थेटिक जो था वो PNS के द्वारा काम करता था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा, जबकि जनरल एनेस्थेटिक्स आपके CNS के द्वारा काम करेगा, यानी सीधा सीधा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर असर डालेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो भाई, एनेस्थीसिया होता क्या है, ठीक है, एक बार याद दिला देता हूं। एनेस्थीसिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी या तो पार्शियली या तो फुल्ली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, यानी कि इंसान का किसी एक हिस्सा में भोथर हो जाएगा, या तो कोई हिस्सा जहाँ, या तो फिर पूरा बॉडी ही सुन्न हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो बेहोश हो जाएगा। इसको एनेस्थीसिया कहते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लोकल एनेस्थीसिया पिछले क्लास में, मतलब लोकल एनेस्थेटिक एजेंट आपका चैप्टर 2 में था। तो उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए। लोकल एनेस्थेटिक्स और जनरल एनेस्थेटिक्स में अंतर भी कई बार पूछ लेता है। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? तो लोकल एनेस्थेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो पेन के सेंसेशन को ब्लॉक करता है सिर्फ उसी एरिया में जहां पर उसको एडमिनिस्टर करेंगे, जहां पर उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे लिग्नोकेन का इंजेक्शन, लिग्नोकेन का जेल आता है ना, वो एक लोकल एनेस्थेटिक्स है। L4 लिग्नोकेन, L4 लोकल एनेस्थेटिक, याद रह जाएगा। ये क्या होता है एक्चुअली? तो ये एक्चुअली मतलब वो सिर्फ उसी एरिया के पेन को ब्लॉक करता है। जैसे मान लो कहीं कट गया और वहाँ टाका लगाना है, तो पूरे बॉडी को बेहोश क्यों करोगे? तो उसी के आसपास एरिया में, स्किन में ही दे दिया जाता है लिग्नोकेन का इंजेक्शन, जिससे वो एरिया भोथर हो जाता है, सुन्न हो जाता है, फिर उसको स्टिच कर दिया जाता है, दर्द का एहसास नहीं होता। यानी कि उस एरिया के पेन के सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है ना, जिससे कि वो एरिया भोथर हो जाता है। वो भी एनेस्थेटिक है, लेकिन वो एक लोकल एनेस्थेटिक्स है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने क्या बताया था कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। याद रखना, क्या बोल रहा हूं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, यानी सेल के अंदर जब तक सोडियम की एंट्री नहीं होगी तब तक पेन का इंपल्स जनरेट नहीं होगा। जो भी इंपल्स है, सिग्नल्स नहीं जनरेट होंगे। तो वो क्या करता है कि वहां के आसपास के सेल्स में जो आपका सोडियम का चैनल है उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे सोडियम की एंट्री नहीं होगी, जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से वो क्या करता है, आपका लोकल एनेस्थेटिक वर्क करता है। लेकिन जनरल एनेस्थेटिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एरिया को भुत्तर करेगा, पूरे बॉडी को ही सुन्न कर देता है या बेहोश कर देता है ना। तो ये जनरल एनेस्थेटिक्स का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। समझो क्या कह रहे हैं, देखो, एन एनेस्थेटिक इज अ ड्रग और एजेंट दैट प्रोड्यूसेस अ कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ फीलिंग और कॉन्शियसनेस।
ये सिर्फ एनेस्थेटिक के बारे में बोल रहा है। जो भी एनेस्थेटिक होते हैं यानी कि बेहोशी की दवा या फिर भोतर करने वाली दवा, तो एनेस्थेटिक ऐसे ड्रग होते हैं या एजेंट होते हैं जो प्रोड्यूस करता है कंप्लीट या तो पूरा बॉडी या तो पार्शियल, जिस एरिया में लगाएं, लॉस ऑफ फीलिंग, वहाँ फील नहीं होगा, या तो कॉन्शियसनेस नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जनरल एनेस्थेटिया के बारे में क्या बोल रहा है? जनरल एनेस्थेसिया आर ऑफन डिफाइंड एज कंपाउंड्स दैट इंक्लूड अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कॉन्शियसनेस खत्म, पूरे कॉन्शियसनेस ही खत्म, यानी इंसान सीधा बेहोश हो जाता है। सर्जरी के लिए जनरल एनेस्थेटिक्स ही अप्लाई किया जाता है, जो भी मेजर सर्जरी वगैरह होती हैं, ठीक है। हाँ, अब इसके फंडामेंटल फीचर्स क्या क्या हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के? तो लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन स्पेशली पेन, जितने भी सेंसेशन है सब खत्म हो जाते हैं। ज़्यादातर तो खैर पेन का तो खत्म होगा ही, और साथ ही साथ ये भी खत्म हो जाएगा कि भाई आप उसको चूटी काट रहे हो, छू रहे हो, टच कर रहे हो, वो भी नहीं पता चलेगा, है ना। तो लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड सेंसेशन स्पेशली पेन वगैरह सब खत्म। स्लीप एंड एमनीशिया कॉज करता है। स्लीप कॉज करना यानी कि आप पेशेंट सो जाता है, एंड एमनीशिया यानी कि थोड़ा बहुत मेमोरी इंपेयरमेंट, यानी थोड़ा बहुत देखना, जब सर्जरी होने के बाद कहता है ना कि आप इसको पहचान रहे हैं कौन है, तो कुछ देर तक पेशेंट थोड़ा सा लड़खड़ाता है कि हाँ भाई पहचानता है नहीं पहचानता, थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। तो एमनीशिया मतलब होता है शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस, तो कुछ देर के लिए मेमोरी लॉस वगैरह भी देखने को मिलता है। मसल रिलैक्स हो जाते हैं बॉडी के पूरा, यानी बॉडी का मसल रिलैक्स हो गया, यानी कि एकदम स्मूथ, कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी तो एक्शन में रहता है, रिलैक्स हो गया यानी जस्ट। एबॉलिशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस। एबॉलिशन मतलब होता है बंद होना, पूरी तरीके से बंद हो जाता है सोमैटिक और ऑटोनोमिक। अच्छा, सोमैटिक का मतलब मैंने बताया था, सोमैटिक का मतलब हुआ जो वॉलंटरी एक्शन है, जो भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, है ना, जो आपके कंट्रोल में, जैसे हाथ पैर वगैरह ये सब हमारे कंट्रोल में, लेकिन हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट रेट, है ना, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें जो है वो सब ऑटोनोमिकली कंट्रोल होती है। तो ये सब के एबॉलिशन को पूरी तरीके से रिफ्लेक्सेस, जो ये बढ़ना घटना, ये सब कहीं ना कहीं एबॉलिशन हो जाता है, वो चीज़ें ऑटोनोमिकली, ये सब सोमैटिक और ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस एबॉलिशन हो जाती है, यानी कि वो सब बंद हो जाता है ना, वो फ्लक्चुएट नहीं होता, ठीक है, वो स्टडी हो जाता है। अब ये चीज़ें किस में होती है? जनरल एनेस्थेटिक्स में होती हैं। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो जनरल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वर्क बाय डिप्रेसिंग द सीएनएस। देखो ये कैसे काम करता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है। डिप्रेस करना यानी समझो, सीएनएस को डिप्रेस करना यानी जैसे पेशेंट को नींद आ जाएगी, तभी तो नींद आ रही है, तभी तो पेशेंट का थोड़ा मेमोरी भी इम्पेयर हो रहा है, क्योंकि ये सब सीएनएस ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है जनरल एनेस्थेटिक्स वर्क बाय डिप्रेसिंग द सीएनएस थ्रू मल्टीपल पाथवे। अब सीएनएस को डिप्रेस अलग अलग तरीके से करता है। प्रीमियरली मुख्य तौर पर इनिबिटरी सिग्नल्स है, जैसे गाबा ए रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर जो है वो एक इनिबिटरी सिग्नल है, तो इसको इनहेंस करता है। एंड ब्लॉकिंग एक्साइटेटरी सिग्नल, जैसे एक इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, गाबा ए रिसेप्टर, इसको इनहेंस करता है, इसको स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि थोड़ा थोड़ा कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है, स्लीपीनेस आ जाता है। एंड एक एक्साइटेटरी सिग्नल है एनएमडीए रिसेप्टर, ठीक है, एनएमडीए रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। गाबा रिसेप्टर जो के इनिबिटरी है, तो इसको इनहेंस करता है क्योंकि ये इनिबिटरी है, जबकि ब्लॉक करता है किसको? एनएमडीए, क्योंकि ये एक्साइटेटरी है, तो इसको ब्लॉक कर देता है। लीडिंग टू अनकॉन्शियसनेस, जिससे अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, यानी गाबा को बढ़ा देगा, एनएमडीए रिसेप्टर को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है, तो जिससे अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, एमनीशिया हो जाएगा, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस उसका मतलब होता है, एनाल्जेसिया मतलब दर्द वगैरह नहीं होगा। बाय मॉड्यूलेटिंग आयन चैनल्स, कुछ कुछ आयन चैनल को भी मॉड्यूलेट करता है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड चैनल को ओपन कर देगा। न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन वगैरह। इफेक्टिवली रिड्यूस नर्व एक्साइटेटरी एंड ट्रांसमिशन, जैसे कि नर्व एक्साइटेबिलिटी और ट्रांसमिशन वगैरह को कहीं ना कहीं क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। ये किसके एक्शन है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जनरल एनेस्थेटिक्स के, ठीक है। चलो, मैंने क्या बताया भाई, जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? तो जनरल एनेस्थेटिक्स ऐसे ड्रग्स हैं जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन, पूरी तरीके से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि गाबा ए रिसेप्टर को इनहेंस करता है, एनएमडीए रिसेप्टर को क्या करता है? ब्लॉक करता है, जिससे कि अनकॉन्शियसनेस, एमनीशिया, एनाल्जेसिया ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अब जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसके स्टेज होते हैं। पेशेंट को जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वो 4 स्टेज से, उसमें 4 स्टेज होता है एनेस्थीसिया का, जनरल एनेस्थीसिया का। पहला स्टेज 1 होता है एनाल्जेसिया, धीरे धीरे बॉडी के पेन वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। एनाल्जेसिया विदाउट, पहला स्टेज क्या होता है? एनाल्जेसिया, ठीक है, जिसको कहते हैं एनाल्जेसिया विदाउट एमनीशिया, यानी कि बिना शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हुए थोड़ा सा क्या कहते हैं दर्द वगैरह खत्म हो जाता है सब।
दूसरा स्टेज होता है स्टेज 2, जिसको एक्साइटमेंट का स्टेज कहते हैं, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होता है, थोड़ा बहुत उल्टी हो सकती है, जी में तलना हो सकता है, नॉजिया, वॉमिटिंग जैसा सिचुएशन, हाइपर एक्टिविटी या इरेगुलर रेस्पिरेशन वगैरह हो सकता है, अचानक से बीपी वगैरह बढ़ जाए, रेस्पिरेशन रेट वगैरह बढ़ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं होता है। डॉक्टर क्विक से कोशिश करते हैं कि स्टेज 2 को हम खत्म कर दें और स्टेज 3 में आ जाए। स्टेज 3 क्या होता है, सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है। एक्चुअल स्टेट हो जाता है जब पेशेंट स्लिप कर जाता है, सो जाता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन हो जाते हैं, वापस से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, जिसमें आइडियल स्टेज माना जाता है सर्जरी का। एंड फिर कोशिश रहती है कि यहीं से वापस ले आया जाए पेशेंट को, स्टेज वापस से फिर होश में ला दिया जाए। अगर पेशेंट को ओवरडोज हो गया और डॉक्टर की गलती की वजह से या किसी कारणवश पेशेंट स्टेज 4 में चला गया, वैसे जनरली जाता नहीं है, लेकिन अगर स्टेज 4 में चला गया तो यहाँ मेड्यूलरी डिप्रेशन, जिसमें आपके डिप्रेशन ऑफ वैसोमेटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर, जिससे पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है ना। यानी कि डॉक्टर कभी भी गलती से भी मेड्यूलरी डिप्रेशन में, इसीलिए एनेस्थीसिया, कोई भी डॉक्टर एनेस्थीसिया नहीं देता है, यही रिस्क है। जनरल एनेस्थीसिया में रिस्क कहाँ है, यही रिस्क है कि पेशेंट कहीं स्टेज 4 में ना चला जाए। इसीलिए कोई भी डॉक्टर सर्जरी करेगा तो वहां पर एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जरूर रखने बोलता है, ताकि किसी प्रकार का समस्या हो पेशेंट को तो उसके ऊपर जवाबदेही ना आए, क्योंकि वो इलीगल हो जाएगा। अगर डॉक्टर खुद ही चाहे तो एनेस्थीसिया दे देगा, उसमें है क्या, लेकिन अगर किसी तरह का दिक्कत हुआ तो फिर सीधा बात उस पर आ जाएगी। तो यही रिस्क पॉइंट होता है स्टेज 4, इसमें आने ही नहीं देना है। स्टेज 1 एनाल्जेसिया होता है, जिसमें एनाल्जेसिया होता है, दर्द निवारक हो जाता है, फिर और मतलब विदाउट एमनीशिया, कोई मेमोरी वगैरह इंपेयर नहीं होते हैं। स्टेज 2 थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला होता है, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग जैसी चीज़ें होती हैं, कई बार इरेगुलर रेस्पिरेशन भी देखने मिलता है। स्टेज 3 आइडियल स्टेज माना जाता है सर्जरी के लिए, इसी में एक्चुअली सर्जरी होती है, जहाँ पेशेंट आराम से सो रहा होता है, रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाता है, बीपी नॉर्मल हो जाता है। चौथा तो मेड्यूलरी डिप्रेशन, उसी को देखो थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। एंड स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया से सवाल आए हैं तो आपको एग्जाम में जरूर याद रखना है, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और लिखने भी आ जाता है, सिर्फ स्टेजेज ऑफ एनेस्थीसिया से सवाल आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई, स्टेज 1 है इंडक्शन, जिसको एनाल्जेसिया कहते हैं। द पेशेंट फील्स रिलैक्स, पेशेंट बहुत रिलैक्स फील करता है। पेन इज रिड्यूस्ड, दर्द बहुत कम हो चुका होता है, क्योंकि एनाल्जेसिया नाम ही है। एंड दे आर स्टिल अवेक, फिर भी वो जगा रहता है इस समय तक, बट मे फील लाइट हेडेड और ड्रॉजी, थोड़ा सा आलसी टाइप का फील करेगा, उतना मतलब होता है ना, रिलैक्स एंड थोड़ा आलसी साइड पर, ड्रॉजीनेस। स्टेज 2 थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, डिलीरियम वाला फेज। द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस बट मे वॉक, हो सके थोड़ा मूव करने लग जाए, हाथ पैर इधर उधर फेंकने लग जाए, थोड़ा बातचीत कुछ भी बोलने लग जाए, या ब्रीद इरेगुलरली, कई बार सांस वगैरह भी ऊपर नीचे होने लग जाता है। दिस स्टेज कैन बी रिस्की, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सो डॉक्टर्स एम टू पास थ्रू इट क्विकली, इसीलिए डॉक्टर का एम होता है कि जल्द से जल्द स्टेज 2 में ज़्यादा देर पेशेंट को रहने नहीं देना है, जल्द से जल्द स्टेज 3 में लेके जाएं प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ। तो स्टेज 3 में सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है। द पेशेंट इज फुल्ली अनकॉन्शियस, यहाँ पर पेशेंट फुल्ली तरीके से अनकॉन्शियस होता है, यानी बेहोश होता है। मसल्स आर रिलैक्स्ड, प्रॉपर मसल रिलैक्स हो चुके होते हैं, ब्रीदिंग स्टेडी होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह भी एक समान हो जाता है। एंड दिस इज आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी, आइडियल स्टेज माना जाता है सर्जरी के लिए सर्जिकल एनेस्थीसिया वाला फेज। स्टेज 4 में तो कभी जाने नहीं देना, अगर चला गया तो ये मेड्यूलरी डिप्रेशन कॉज होता है, जिससे पेशेंट डेड कर सकता है। इन दिस स्टेज रेस्पिरेशन स्टॉप्स स्पॉन्टेनियसली, अचानक से रेस्पिरेशन बंद, सांस लेना बंद। द वेसोमोटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ द मेड्यूला डिप्रेस, देखो वेसोमोटर और रेस्पिरेटरी सेंटर ही डिप्रेस हो गया, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा एंड रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगा, बीपी कम, सांस लेना बंद, इससे कि कोमा हो सकता है या डेथ हो सकता है। तो इसलिए ये अलार्मिंग कंडीशन होता है। ठीक है। चलो, तो फाइनली स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। अभी तक मैंने जनरल एनेस्थीसिया होता क्या है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताया, एंड उसके बाद मैंने बताया आपको हाँ इतना ही पढ़ाया, फिर स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया पढ़ाया, 4 स्टेज होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब है इसके क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। जनरल एनेस्थीसिया के क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। काफ़ी बार पूछे हुए हैं जनरल एनेस्थीसिया क्या है, इसके क्लासिफिकेशन को बताइए, और इसके मतलब इतना लिख दोगे ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, टाइप्स, हो गया लॉन्ग क्वेश्चन का आपका ठार, ठीक है। मैं छोटा हो जाता हूँ थोड़ा सा, अब दिख रहा है, हाँ देखो क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा मैं छोटा हो गया ताकि जगह स्पेस बने, स्पेस बनना चाहिए, यहाँ से सवाल ऑब्जेक्टिव वगैरह भी बनते हैं। देखो भाई, जनरल एनेस्थेटिक्स की जो क्लासिफिकेशन है ये 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो इनहेलेशनल,
इनहेलेशनल यानी कि सीधा नाक के द्वारा इनहेल कराया जाता है गैसियस फॉर्म में, है ना, या तो वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में। और एक होता है इंट्रावेनस जो इंजेक्शन दी जाती है आईवी के रूट से। तो इनहेलेशनल जो होता है, इनहेलेशनल रूट, वो गैसियस फॉर्म में होता है या तो वोलेटाइल लिक्विड, लिक्विड ही होता है लेकिन वोलेटाइल होता है तो वो इनहेल किया जा सकता है। तो गैसियस में तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, है ना, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पहले यूज़ भी होता था N2O का, जो नाइट्रस ऑक्साइड से जनरल एनेस्थीसिया देना। एंड वोलेटाइल लिक्विड में आपका हो जाता है ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन। याद रखने का तरीका है देसी, देसी तरीका था ना पहले, ऐसे याद रखना। देसी तरीका था क्या जनरल एनेस्थीसिया देने का? इनहेलेशनल। अरे देसी तरीका में क्या था जो वोलेटाइल लिक्विड को हम लोग देते थे, देसी तरीका। देसी मतलब हो गया D4 डेस्फ्लूरेन, याद रखना, SE4 ईथर, S4 सिवोफ्लूरेन, H4 हेलोथेन, I4 आइसोफ्लूरेन। एक एक वर्ड याद हो जाएगा, देसी वर्ड से याद रख लेना है, देसी, DESHI, D4 डेस्फ्लूरेन, E4 ईथर, S4 सिवोफ्लूरेन, H4 हेलोथेन, I4 आइसोफ्लूरेन। ठीक है। अब इंट्रावेनस, इंट्रावेनस की मैं बात करूंगा तो इंट्रावेनस इंजेक्शन देने पर, अब यहाँ पे भी इंट्रावेनस में भी दो टाइप के, एक होता है फास्ट एक्टिंग जो तुरंत काम करता है, स्लोअर एक्टिंग जो धीरे धीरे काम करता है। तो फास्ट एक्टिंग में जो आते हैं वो थायोपेंटोन सोडियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, अगेन मैं बता रहा हूँ, थायोपेंटोन सोडियम, मिथॉक्सीटोन, है ना, मिथॉक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफॉल एटोमिडेट। एक एक वर्ड याद रख लो भाई, है ना। TMPET, TMPET किसी तरह से तो याद रखना ही पड़ेगा, TMPET, है ना, TMPET। देखो भाई क्या दिक्कत है, T4 थायोपेंटोन सोडियम, फिर M4 मेथॉक्सीटोन सोडियम, एंड क्या कहते हैं प्रोपोफॉल एटोमिडेट, है ना, याद रखना पड़ेगा, ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर स्लोअर एक्टिंग में मतलब जो धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे काम करने वाले में एक होता है बेंजोडाइजापाइंस, जिसमें डाइजीपाम, लोराजीपाम, मिडाजोलाम। तो डाइजीपाम तो काफ़ी पॉपुलर है, आप जानते ही होंगे, यूज़ होता है। तो डाइजीपाम बेंजोडाइजापाइन क्लास से बिलोंग करता है। ये क्लास से कितनी बार सवाल आया हुआ है कि कौन सा इसमें से डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया है, जनरल एनेस्थेटिक्स है, तो केटामाइन। आप लोग जानते होंगे कि जब भी मैं हॉस्पिटल में, जब मैं सर्जरी के वार्ड में रहता था, वो क्या कहते हैं, जनरली मैं ट्यूबलाइजेशन वगैरह में रहा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहता था, तो उस समय पे तो केटामाइन का इंजेक्शन तो पड़ता ही था, है ना, जनरल एनेस्थेटिक्स के तौर पर। और सवाल भी आते हैं कि कौन सा डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है, तो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है एक नंबर या केटामाइन, याद रख लेना। एंड ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में फेंटानिल और रेमीफेंटानिल होता है। देखो भाई अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। जनरल एनेस्थेटिक्स के दो टाइप्स हैं, इनहेलेशनल और इंट्रावेनस। इनहेलेशनल में गैसेज आते हैं और वोलेटाइल लिक्विड्स आता है। गैसेज की मैं बात करूँ तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। एंड वोलेटाइल लिक्विड की मैं बात करूँ तो ईथर होता है, हेलोथेन होता है, आइसोफ्लूरेन होता है, डेस्फ्लूरेन होता है, सिवोफ्लूरेन होता है। ये है ट्रिक, देसी, DESHI। ठीक है। फास्ट एक्टिंग में आपको थायोपेंटोन सोडियम, मेथॉक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफॉल एटोमिडेट आता है। स्लोअर एक्टिंग में बेंजोडाइजापाइंस में आपके डाइजीपाम आते हैं, लोराजीपाम आता है, मिडाजोलाम आता है। एंड डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स में केटामाइन आ जाता है, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में फेंटानिल एंड रेमीफेंटानिल। हो सके तो इसको आप लोग लिख करके आज सब लोग, जनरल एनेस्थेटिक्स का मेरा होमवर्क रहा, क्योंकि चांसेस है इस साल आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, और ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो आप लोग का होमवर्क रहा कि इसको अच्छे से क्लासिफिकेशन बना के अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका ही दो। एक दिन में याद होगा नहीं, बार बार देखने से याद होगा। एंड हो सके तो आप लोग स्टोरी लगाना, है ना, मैं भी मेंशन बैक करूंगा, मेंशन भी करना, ताकि चीज़ें, भाई स्टोरी पे गाना लगा तो ये लगा लेना, अच्छी बात है। ठीक है। आप, क्योंकि किसी किसी को आदत होता है अपना ही स्टोरी, अपना ही स्टेटस 10 बार देखने का, उसी बहाने 10 बार देखोगे, अच्छा हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। चलो अब वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, तो इनहेलेशनल में क्या होता है, देखो इनहेलेशनल इस तरीके से दिया जाता है, इनहेल कराया जाता है ना, हाँ। तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स आर गैसेज, ये गैसेज होते हैं, या तो वोलेटाइल लिक्विड होता है जिसको वेपर फॉर्म में दिया जाता है, तो वेपर्स होते हैं जो इंड्यूस करता है मेंटेन जनरल एनेस्थीसिया बाय इनहेल्ड थ्रू द लंग्स, लंग्स के द्वारा इनहेल कराया जाता है। ठीक है। दे एक्ट ऑन द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, जिससे अनकॉन्शियसनेस होता है, एनाल्जेसिया होता है, अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोश हो गया, एनाल्जेसिया यानी दर्द खत्म हो गया, मसल रिलैक्स हो गए। एग्जाम्पल में N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो गए, जो भी इनहेलेशनल में आपके सिवोफ्लूरेन हो गया, आइसोफ्लूरेन हो गया, डेस्फ्लूरेन हो गया, ये सब है ना, ईथर वगैरह हो गया, सब आपके क्या है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स हैं।
जैसे ये नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में काफ़ी बार लिखने आ सकता है, N2O इंपॉर्टेंट है तो N2O को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड इज अ गैस हैविंग लिटिल स्वीटिश ऑर्डर, हल्का मीठा खुशबू होती है, एंड इट इज़ नाइदर फ्लेमेबल और नॉर एक्सप्लोसिव, ये फ्लेमेबल नहीं है यानी इसमें आग नहीं लगेगा और ये ब्लास्ट नहीं कर सकता है। ये है नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इट कॉजेज लाइट एनेस्थीसिया, ये थोड़ा लाइट एनेस्थीसिया, हल्का एनेस्थीसिया कॉज करता है विदाउट डिप्रेसिंग द रेस्पिरेटरी और वेसोमोटर सेंटर, यानी रेस्पिरेटरी सेंटर पर कोई खास असर नहीं डालता है, एंड इट मेंटेन्स द नॉर्मल ऑक्सीजन टेंशन, एंड ऑक्सीजन टेंशन यानी ऑक्सीजन वगैरह को भी मेंटेन करके रखता है। इसका डोज है नाइट्रस ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद द 25 to 30% ऑक्सीजन फॉर एनाल्जेसिया, यानी एनाल्जेसिया के लिए आपका लगभग 25 से 30% ऑक्सीजन को मिक्स करके देते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीजन इसलिए ऐड किया जाता है, देखो ऑक्सीजन इज रूटीनली एडेड ड्यूरिंग एनेस्थीसिया टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाइपोक्सिया, कहीं हाइपोक्सिया ना हो जाए, है ना, कि N2O दे रहे हैं ऑक्सीजन का कम हो जाए तो हाइपोक्सिया ना हो जाए, इसलिए ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। एंड इज ऑल्सो यूज्ड इन मैनेजिंग एनाफाइलेक्सिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कहीं मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं एक्यूट आस्थमा ना उठक जाए, एनाफाइलेक्सिक कोई रिएक्शन ना हो जाए, है ना, ये सब चीज़ों के लिए। अब है इंट्रावेनस, इनहेलेशनल तो आप पढ़ लिए, इनहेलेशनल पढ़ लिए ना, हाँ चलो। अब है इंट्रावेनस, इंट्रावेनस में फास्ट एक्टिंग स्लोअर एक्टिंग इस तरीके से होता है। देखो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स जो वेन के द्वारा दिया जाएगा नस में, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स आर ड्रग थ्रू अ वेन टू इंड्यूस मेंटेन जनरल एनेस्थीसिया, ये वेन के द्वारा दिया जाता है। दे एक्ट रैपिडली ऑन द CNS, ये CNS पर काम करता है, एंड प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, ये अनकॉन्शियसनेस सिडेशन एनाल्जेसिया, सिडेशन मतलब स्लीप को रिलैक्स कर देना पेशेंट को, एनाल्जेसिया कॉज करना, दर्द वगैरह नहीं होगा। कॉमन एग्जांपल है प्रोपोफॉल, केटामाइन, एटोमिडेट, थायोपेंटल, ये सब देखो सब फास्ट एक्टिंग ही है तो है, सॉरी इंट्रावेनस ही तो है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी है, कोई फास्ट एक्टिंग है, कोई स्लो एक्टिंग है, कोई ऑपॉइड है, कोई डिसोसिएटिव है, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है अगर इंट्रावेनस में बात करेंगे तो प्रोपोफॉल भी आ जाएगा, केटामाइन भी आ जाएगा, एटोमिडेट भी आ जाएगा, थायोपेंटल भी आ जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग बांटोगे तो प्रोपोफॉल, एटोमिडेट और थायोपेंटल तो लॉन्ग एक्टिव, सॉरी ये फास्ट एक्टिंग में आएगा, केटामाइन तो डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक में आएगा, डाइजीपाम भी इसी में आता है तो डाइजीपाम स्लोअर एक्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। जैसे थायोपेंटोन सोडियम, जिसको थायोपेंटल भी कहते हैं, ये एक बार्बिचूरेट्स है, इट इज बार्बिचूरेट हैविंग वेरी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, इसमें बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई होती है। इट हैज़ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, तुरंत काम करता है, बिकॉज इट क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि ब्रेन को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस पेशेंट को दिए 10 गिनते गिनते पेशेंट खल्लाश, है ना, हाँ, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, एंड हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन 5 मिनट ड्यू टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन स्पेशली टू मसल्स, ठीक है, 5 मिनट के अंदर खेल खत्म। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, तो देखो इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट क्लियर, इसका उतना क्लियर तो नहीं है, बट द मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द गाबा एयर, मैंने बताया था गाबा का फुल फॉर्म देखो गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड होता है, तो गाबा ए रिसेप्टर को शायद बाइंड करता है, उसको इंक्रीज करता है, ओपनिंग द टाइम ऑफ क्लोराइड आयन चैनल, देखो गाबा ए को इनिशिएट करना यानी ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, एंड उसके साथ क्लोराइड आयन, अगर क्लोरीन अंदर आएगा तो आपको मैंने बताया था ये हाइपर पोलराइजेशन होता है यानी रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या हो जाएगा, चीज़ें कम हो जाएंगी आपका। दिस इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ गाबा, गाबा का मैंने बताया बढ़ाता है एक्साइटेटरी इनिबिटरी इफेक्ट ऑन द CNS मेनली एट द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड रेक्टिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है, इससे ब्रेन CNS थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। डोज क्या है, थायोपेंटल सोडियम 0.5 to 1 ग्राम पाउडर इज यूज्ड एज फ्रेशी प्रिपेयर्ड 2.5% सॉल्यूशन फॉर IV एनेस्थीसिया, 2.5% सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है IV एनेस्थीसिया के लिए थायोपेंटल सोडियम का। इट इज इंडिकेशन क्या, इट इज यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए होता है, एंड इट इज यूज्ड एज ए एनेस्थेटिक एजेंट फॉर सर्जरीज वगैरह में भी दिया जाता है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन जैसे फ्रैक्चर रिडक्शन, डायलेशन, कर्टेज, लेरिंजोस्कोपी एंड ब्रोंकोस्कोपी वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड एज एंटी कॉन्वल्जेंट इन इमरजेंसी ट्रीटमेंट, एंटी कॉन्वल्जेंट यानी कि थोड़ा बहुत कुछ जैसे कॉन्वल्जेंस आप पढ़ चुके हैं, एपिलेप्सी मिर्गी वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, तो वो सही रहता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है अगर किसी को लीवर का पहले से समस्या है, सीवियर हार्ट डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा BP लो रहता है, या तो ब्रीदिंग डिसऑर्डर है तो नहीं देना है उसको, ठीक है। चलो तो फाइनली ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस तो ऐसे तो नहीं करेंगे भाई, पहले तो आप लोग को भी ऑप्शन मिलना चाहिए क्वेश्चन आंसर करने का। चलो आप लोग अब आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन है द आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी, द आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी इज अकॉर्डिंग टू द गॉडेल्स क्लासिफिकेशन, गॉडेल्स क्लासिफिकेशन ही कहा जाता है जो एनेस्थीसिया का 4 टाइप है, तो कौन सा आइडियल स्टेज है, स्टेज 1 एनाल्जेसिया, स्टेज 2 एक्साइटमेंट, स्टेज 3 सर्जिकल एनेस्थीसिया या स्टेज 4 मेड्यूलरी, तो अभी तो नाम लिखा हुआ है तो आराम से कर लिए, लेकिन भूलना मत स्टेज 3, स्टेज 3
कॉमा वाला कौन सा है, स्टेज 4। चलो, विच एनेस्थेटिक एजेंट इज नोन फॉर काउजिंग डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। देखो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया से सवाल आए हुए हैं, तो आप लोग बताना कौन सा डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया है, कौन सा डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया है। वेरी गुड। तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन सा है, बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं, केटामाइन है ना। प्रोपोफॉल, थायोपेंटल, एटोमिडेट, ये सब फास्ट एक्टिंग है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, इसमें से कौन सा आईवी एनेस्थेटिक्स है, बताओ। सीवोफ्लूरेन, हेलोथेन, प्रोपोफॉल, नाइट्रस ऑक्साइड। हमने बता, देखो देसी जो है, देसी ये क्या है, इनहेलेशनल वोलेटाइल लिक्विड है और N2O गैस है, यही तो है। तो D4 डेस्फ्लूरेन क्या कह रहा है, इंट्रावेनस कौन सा है, सीवोफ्लूरेन, तो S4 सीवोफ्लूरेन तो इनहेलेशनल था, हेलोथेन भी इनहेलेशनल था, नाइट्रस ऑक्साइड भी इनहेलेशनल था, प्रोपोफॉल ये था आपका इंट्रावेनस। आंसर सी आप लोग कर भी रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स, इसमें से कौन सा इनहेलेशनल एनेस्थेटिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक इसमें से कौन सा नहीं है, थायोपेंटल, डेस्फ्लूरेन, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, तो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक कौन सा नहीं है, तो थायोपेंटल, डेस्फ्लूरेन, देसी वगैरह देख लो ना, DESHI से मैच कर लो, तो डेस्फ्लूरेन है, हेलोथेन, आइसोफ्लूरेन है, थायोपेंटल नहीं है। तो क्लासिफिकेशन से सवाल काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है। एंड और भी कुछ कुछ सवाल बन सकते थे, लेकिन थोड़ा जितना बन पाया सवाल, ऐसे नहीं तो MCQ वाले लेक्चर्स में और भी सवाल मैं करवाऊंगा। तो यहाँ पर फाइनली आपका जनरल एनेस्थेटिक्स फिनिश होता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मैंने क्या क्या बताया। जनरल एनेस्थेटिक्स होता क्या है ना, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, स्टेजेस क्या क्या होते हैं, एंड फिर इसके क्लासिफिकेशन, और उसके बारे में थोड़ा बहुत इंडिकेशन, यूजेस वगैरह, फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह पढ़ाया और कुछ क्वेश्चन कराया, एंड इसी के साथ आपका फिनिश हो गया। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ आप लोग कनेक्टेड रहिए इंस्टा ID के माध्यम से, ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहा तो आप लोग बताइए। ओके, थैंक यू।